हेलो एवरीवन। आज मैं जो टॉपिक अपने वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है साइक्लोब्यूटाडाइईन। साइक्लोब्यूटाडाइईन के बारे में आपने सुन रखा होगा। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एंटी एरोमेटिसिटी और इसकी अनस्टेबिलिटी को, और फिर वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे स्टेबलाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हकल्स रूल को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी कंपाउंड को ये डिसाइड करने के लिए कि वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, हम हकल रूल से शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, अ साइक्लिक प्लेनर conjugated pi electron system having 4n plus 2 pi electrons where value of n is 0, 1, 2, 3 etc. is aromatic। यानी हकल के नियम के अनुसार यदि कोई कंपाउंड चक्रीय है, समतल है, प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि एक डबल एक सिंगल बॉन्ड चल रहा है साइक्लिक सिस्टम में, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4n+2 हों, जहाँ n की वैल्यू ये है, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। यदि यही सारी कंडीशंस के साथ केवल एक कंडीशन को चेंज कर दिया जाए, दैट इज़ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4n+2 की जगह पर केवल 4n हो, तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं रहेगा, फिर वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने लायक है, जब आप 4n पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हो तो n की वैल्यू 1 से शुरू करनी है, 1, 2 या 3, 0 नहीं करनी है। 0 करेंगे तो ये 0 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 1 से, और जब 4n+2 करते हो तो n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। तो अब हम बात करते हैं साइक्लोब्यूटाडाइईन की। ये रहा साइक्लोब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर, और ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H4। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली स्टेबल होंगे और एंटी एरोमेटिक जो हैं वो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स होंगे। ये रहा साइक्लोब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर, और इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो मैंने यहाँ पर बना दी हैं। कोई भी कंपाउंड, चाहे वो एरोमेटिक है चाहे वो एंटी एरोमेटिक है, यदि वो प्लेनर है और उसमें कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो वो उसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। यदि ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी तरह से डिस्टर्ब हो जाए या न हो पाए, तो फिर कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं रहेगा और एंटी एरोमेटिक भी नहीं रहेगा। एक बार फिलिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स हम देख लेते हैं। चूँकि साइक्लोब्यूटाडाइन के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको किस तरह से भरा जाएगा। इसके अंदर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो जब फ्रॉस्ट डायग्राम की बात करते हैं तो फ्रॉस्ट सर्कल में किसी भी कंपाउंड को, मैं यहाँ एक बार सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। तो फ्रॉस्ट ने बताया था कि एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए आप, और जिस भी कंपाउंड में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाना है, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस सर्कल के अंदर कुछ इस तरह से लिखिए कि उसका एक कॉर्नर नीचे की तरफ आ जाए कंपाउंड का। तो मैंने साइक्लोब्यूटाडाइईन को इस तरह से लिख दिया है कि उसका एक कॉर्नर नीचे की तरफ आ गया है और बाकी इस तरफ आ गए। इस तरह से साइक्लोब्यूटाडाइईन को लिख दिया है। और अब जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स हैं वहाँ पर मैं ये लाइन खींच दूँगी, यानी कि यदि 4 कॉर्नर्स हैं तो 4 ऑर्बिटल्स टोटल होंगे। नीचे वाला ऑर्बिटल इसके बीच में हम एक डॉटेड लाइन खींच देंगे। इस डॉटेड लाइन के नीचे जितने भी ऑर्बिटल हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, और जो ऊपर हैं वो एंटी बॉन्डिंग। और इस डॉटेड लाइन के ऊपर यदि कोई ऑर्बिटल है तो उसको नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। जैसा कि हम साइक्लोब्यूटाडाइईन में देख पा रहे हैं कि इसमें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो दोनों हैं इनकी एनर्जी सेम है, यानी कि ये डीजेनरेटेड हैं। डीजेनरेटेड मीन्स दे आर ऑफ सेम एनर्जी।
तो फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इस तरह। अब हम इस फ्रॉस्ट डायग्राम पे बेस्ड कुछ बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि साइक्लोब्यूटाडाइइन इतना अनस्टेबल होता है कि उसको आइसोलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकालना लगभग इम्पॉसिबल होता है। लेकिन इसको रिएक्शन के अंदर जब आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा रिएक्शन के बीच में जब ये बन जाए तो इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। इवन इसका डिटेक्शन करने के लिए भी टेम्परेचर 35 केल्विन या उससे नीचे होना चाहिए। इतने कम टेम्परेचर पर ही ये डिटेक्ट किया जा सकता है। थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर होते ही इसका डिटेक्शन भी करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके फ्रॉस्ट डायग्राम की। मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके अंदर 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं जो कि डी जनरेटेड हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे हम इसके अंदर तो उस समय इन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, और इस एक एक इलेक्ट्रॉन को देखकर ऐसा लगता है कि जो साइक्लोब्यूटाडाइइन है वो कोई डाई रेडिकल है, यानी डाई रेडिकल की तरह बिहेव करता है, बट एक्चुअली ये एक डाई रेडिकल नहीं है। ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो डीजेनरेसी है वही इसकी अनस्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है साइक्लोब्यूटाडाइइन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि टू रिड्यूस अनस्टेबिलिटी दिस डीजेनरेसी शुड बी रिमूव्ड। यदि हम डीजेनरेसी को ख़त्म कर देंगे, यानी जो दोनों नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी अगर सेम नहीं रहने दें, किसी तरीके से हम दोनों की एनर्जी को अलग अलग कर दें, एक की कम एक की ज़्यादा, तो हम इसकी जो अनस्टेबिलिटी की है उसको कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं। तो इसको कैसे किया जा सकता है? इट कुड बी डन बाय द फिक्सेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अभी अभी हमने देखा था कि 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था। यदि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि उसका डीलोकलाइजेशन बंद हो जाए, यानी कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाए और सिंगल बॉन्ड अपनी जगह पर तो फिक्स ऑलरेडी हैं ही, तो डबल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फिक्स हो जाए और मूव नहीं करें रिंग के अंदर, तो इस तरह से यदि मैं फिक्सेशन ऑफ डबल बॉन्ड कर दूं, यानी कि डीलोकलाइजेशन रोक दूं, तो इसकी अनस्टेबिलिटी को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब मैंने आपको हकल्स रूल बताया तो उस समय मैंने आपको बताया कि कोई मॉलिक्यूल यदि साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड है और उसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यदि एंटी एरोमेटिक है तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और एरोमेटिक है तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि ये सारी शर्तें पूरी होती है तभी मॉलिक्यूल के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो डीलोकलाइज हो पाएंगे। तो किसी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होना हो या एंटी एरोमेटिक होना हो, दोनों ही केस में उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्टेबल नहीं रहना है, उनको डीलोकलाइज होते रहना है रिंग के अंदर, और वो डीलोकलाइजेशन जैसे ही हम ख़त्म करेंगे तो वो अब एंटी एरोमेटिक नहीं रहेगा कुछ हद तक। तो ये जो अनस्टेबिलिटी में हम रिडक्शन लाएंगे वो 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला मेथड है बाय स्टेरिक प्रोटेक्शन और सेकंड मेथड है बाय इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन। 2 तरह के मेथड्स द्वारा इसकी अनस्टेबिलिटी को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। लेकिन ये दोनों मेथड डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा साइक्लोब्यूटाडाइइन की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये डाइमराइज हो जाता है प्रिपरेशन के दौरान। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बनते ही इतना अनस्टेबल होता है कि बनते ही रिएक्शन कर लेता है साइक्लोब्यूटाडाइन के सेकंड मॉलिक्यूल से, यानी कि साइक्लोब्यूटाडाइन के जितने भी मॉलिक्यूल्स बने उनमें 2-2 की पेयरिंग होके और एडिशन रिएक्शन हो जाती है, डील सेल्डर रिएक्शन बेसिकली हो जाती है, और फिर डाइमराइजेशन प्रोडक्ट ही हमको प्राप्त होता है। लेट अस सी। ये देखिए, यदि किसी रिएक्शन में हमने साइक्लोब्यूटाडाइन को प्रिपेयर कर भी लिया है तो साइक्लोब्यूटाडाइन का एक मॉलिक्यूल जो है वो डाइईन की तरह काम करता है और दूसरा मॉलिक्यूल डाइनोफाइल की तरह, और इस तरह से इनके अंदर यहाँ पे 2 नए बॉन्ड बन जाते हैं। और आप जानते ही हैं कि इस 4+2 एडिशन को ही हम डायल्स एल्डर रिएक्शन कहते हैं।
तो जब दो नए बॉन्ड यहाँ बन जाएंगे और ये तीनों बॉन्ड्स मूव हो जाएंगे तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, दैट इज़ डाइमर। अब ये जो डाइमर है क्या ये स्टेबल है? यस, इट इज़ कंपेरेटिवली स्टेबल। कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू साइक्लोब्यूटाडाइइन मॉलिक्यूल। तो साइक्लोब्यूटाडाइइन का जो मॉलिक्यूल है उससे ज़्यादा स्टेबल ये डाइमर है। तो जैसे ही साइक्लोब्यूटाडाइइन प्रिपेयर होता है वैसे ही वो डाइमर में कन्वर्ट हो जाता है। ये डाइमर रिलेटिवली स्टेबल है, मगर फिर भी हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक छोटी सी अंदर जो रिंग है, रिंग साइज़ जब छोटी होती है तो इसके अंदर स्ट्रेन होता है, हाई स्ट्रेन होता है। तो इस हाई स्ट्रेन की वजह से ये अभी उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो इसके अंदर यदि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से यदि ये दो बॉन्ड्स मूव कर जाएंगे तो रिंग एक्सपेंशन होकर बड़ी रिंग बन जाएगी। अभी ये जो 4 मेंबर्ड रिंग थी, 3 4 मेंबर्ड रिंग्स थी, वो मिलकर एक बड़ी रिंग बन गई। नाउ इट इज़ 8 मेंबर्ड रिंग। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन की एक रिंग बन गई। नाउ व्हाट इज़ इट? इट इज़ साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। लेट मी राइट इट। तो जो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन बना है यहाँ पर, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये नहीं है। थोड़ा सा और अगर मैं आपको एक्सपेंड करके बता दूँ तो ये है, बट स्टिल ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोऑक्टाटेट्राईन इज़ लाइक दिस, इट इज़ टब लाइक स्ट्रक्चर। तो जब टब लाइक स्ट्रक्चर बन गया यानी कि रिंग भी बड़ी हो गई, साइक्लोब्यूटाडाइन के कंपैरिजन में साइक्लोऑक्टाटेट्राईन की रिंग साइज़ ज़्यादा है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ही है क्योंकि इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट नो, इट इज़ नॉट एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज यहाँ पर ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर जनरली हम लिखते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये नहीं है। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन इज़ लाइक दिस। तो प्लेनरिटी यहाँ पर इसकी चली गई है। इट इज़ अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ प्लेनरिटी इन दिस मॉलिक्यूल डीलोकलाइजेशन स्टॉप हो जाता है और ये मॉलिक्यूल रिलेटिवली स्टेबल मॉलिक्यूल हो जाता है एज कंपेयर टू साइक्लोब्यूटाडाइइन। यही बात मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। ये मैंने यहाँ लिख दिया है जो मैंने आपको अभी अभी समझाया। तो अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड यू कैन राइट इट। तो अब हम बात करते हैं कि साइक्लोब्यूटाडाइइन की जो अनस्टेबिलिटी है उसको किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके 2 मेथड्स हैं। तो यदि साइक्लोब्यूटाडाइइन मॉलिक्यूल को 4 बड़े बड़े ग्रुप से प्रोटेक्ट कर दिया जाए या फिर एक 7 मेंबर्ड रिंग दोनों तरफ लगा दी जाए जिससे इसको प्रोटेक्ट कर दिया जाए, वैसे यहाँ पर और यहाँ पर एक सिमिलैरिटी है कि रिंग के बाहर यहाँ टर्शरी कार्बन दिख रहा है आपको यहाँ पे भी चारों तरफ, और इधर भी आपको टर्शरी कार्बन ही दिखेगा चारों तरफ। तो एनीवेज यदि इसमें बड़े बड़े ग्रुप्स या बड़ी रिंग्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो क्या चेंजेस आ जाएंगे? इसका स्टेरिक प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो इस स्टेरिक प्रोटेक्शन से एक चीज़ तो ये हो जाएगी, साइक्लोब्यूटाडाइइन जो है उसका अब डाइमराइजेशन नहीं हो सकता। वी कुड स्टॉप इट्स डाइमराइजेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग दीज ग्रुप्स। एक और चीज़ हो जाएगी कि जो बल्कियर ग्रुप हैं इनकी वजह से प्लेनरिटी का लॉस हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं रहेगा, और जब मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं रहेगा तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो नहीं पाएगा। साथ ही साथ इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की डीजनरेसी लॉस्ट हो जाएगी। किस तरह से? अगेन फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग यदि आप फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल करना चाहते हो तो एक सर्कल ड्रॉ कर लो और मॉलिक्यूल को इसके अंदर फिक्स कर लो। चूँकि हमने ऐसा देखा कि आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ बल्कियर ग्रुप जो साइज़ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, वो अलग अलग पाई गई। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने बॉन्ड लेंथ लिख दी है। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, जबकि 1,3-ब्यूटाडाइन का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है
उसमें सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स सिमिलर होती हैं क्योंकि डीलोकलाइज हो रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टेबल हैं, डीलोकलाइज नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से ये वाली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और ये वाली बॉन्ड लेंथ कम है। दैट मीन्स मॉलिक्यूल की जो शेप है वो अब स्क्वायर शेप नहीं है, वो रेक्टेंगुलर शेप हो चुकी है। तो उस रेक्टेंगुलर मॉलिक्यूल को सर्कल के अंदर जब हम फिक्स करेंगे तो देखिए क्या लगता है। ये देखिए, ये अब एक रेक्टेंगुलर मॉलिक्यूल है 1,3-ब्यूटाडाइन, और जब रेक्टेंगुलर मॉलिक्यूल को मैं इस सर्कल के अंदर, फ्रॉस्ट सर्कल के अंदर फिक्स करूँगी तो एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो इस डॉटेड लाइन से थोड़ा नीचे है और दूसरा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल थोड़ा सा ऊपर है। नाउ दोनों नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं वो डीजेनरेटेड नहीं हैं, सेम एनर्जी के नहीं रहे, एक कम एनर्जी का है और एक ज़्यादा एनर्जी का है। तो जब हम 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे ऑर्बिटल के अंदर तो पहले 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो जैसे पहले भरे थे वैसे ही भरेंगे, लेकिन इस केस में जो दूसरे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ भरे जाएंगे, जो लो एनर्जी वाला नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं, उसके बाद हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं। तो ये अब नॉन बॉन्डिंग रहा भी नहीं, ये हल्का सा स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग हो गया और ये स्लाइटली बॉन्डिंग नेचर का हो गया क्योंकि ये डॉटेड लाइन के नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया। तो हमने क्या किया, जब मॉलिक्यूल में बल्कियर ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस किया तो मॉलिक्यूल की जो शेप थी वो बदल गई और शेप बदलने से या डीजेनरेसी ऑफ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ख़त्म होने से डीलोकलाइजेशन रुक गया, यानी कि फिक्स हो गए। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपनी जगह पर फिक्स हो गए, अब वो घूम नहीं रहे हैं रिंग के अंदर। तो डीलोकलाइजेशन जब रुक गया तो वो अब नेचर में एंटी एरोमेटिक नहीं रहा, तो वो स्लाइटली स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू 1,3-ब्यूटाडाइन। ये सेम बात मैंने यहाँ पर लिख दी है आपके नोट्स के लिए, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन। ये पूरा मैंने आपको यहाँ पे सेम लिख के बता दिया है। So now let us discuss about one more method to reduce instability. ये जो सेकेंड मेथड है ये है इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ काम है। इट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इन प्रॉपर पोजीशन। तो साइक्लोब्यूटाडाइन के जो 4 कार्बन हैं उनमें यदि ऐसे क्रॉस में 2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा दें तो एक तो बल्कियर ग्रुप, आपने स्लाइटली बल्कियर ग्रुप है ये लगा ही दिया है। दूसरा ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसी लाइन में एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन पहले रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो रहे थे अब वो रिंग के अंदर डीलोकलाइज नहीं हो पाएंगे बल्कि ये पुश पुल इफ़ेक्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसी को हम कैप्टोडेटिव इफ़ेक्ट भी कहते हैं। तो इस पुश पुल इफ़ेक्ट में चूँकि ये इन्वॉल्व हो गए तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, और विदड्रॉइंग ग्रुप ने विदड्रॉ कर लिया और इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग के अंदर अब घूम नहीं सकते, डीलोकलाइज नहीं हो सकते। तो इसका जो एंटी एरोमेटिक नेचर है वो लगभग ख़त्म हो गया, और एंटी एरोमेटिसिटी ख़त्म इसका मतलब अनस्टेबिलिटी भी ख़त्म हो चुकी है। So these are the methods by which cyclobutadiene molecule could be stabilized. I hope आप ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि साइक्लोब्यूटाडाइन जो है वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल, यदि अनस्टेबल है तो इसकी अनस्टेबिलिटी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो आई होप ये आप समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।